नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ देहरादून में वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में राज्य में चल रही विकास योजनाओं, आपदा प्रबंधन और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्यों में तेजी लाने और लोगों से सीधे जुड़कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही मानसून से संबंधित तैयारियों और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से तमाम जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक ली है। इस बैठक में विकास से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो आपको बता दें, बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मुख्यमंत्री ने जहां पर तमाम जिलाधिकारियों को राज्य में चल रहे तमाम कार्यों को लेकर जानकारी दी और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी उनको दिया है कि किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं और उन पर क्या कुछ आगे कार्य करना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली माध्यम से तमाम जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक ली है, जहां पर राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें विकास से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। इस बैठक में कई जिलाधिकारी मौजूद रहे, अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने वर्चुअल बैठक में राज्य में चल रही तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री ने भी जरूरी दिशा निर्देश जो है उन लोगों को दिए हैं। इसी के साथ साथ राज्य में हो रहे विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम पहलुओं पर चर्चा भी की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक ली। बैठक में तमाम जिलाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम विकास कार्यों पर चर्चा हुई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका संपूर्ण जीवन पिछड़ों और जनजाति के उत्थान के प्रति समर्पित रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को और समर्थकों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया है। ट्वीट करके दुख की इस घड़ी में परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की है। वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के सप्त सरोवर रोड स्थित श्री ब्रह्म निवास आश्रम भूपतवाला पहुंचे, जहां पर 50वें निर्माण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नगर विधायक मदन कौशिक समेत अन्य कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कार्यक्रम को वीआईपी श्रेणी में रखते हुए पूरी व्यवस्थाएं गोपनीय और सख्त निगरानी में की जा रही है। मुख्यमंत्री ने 50वें निर्माण दिवस के अवसर पर श्री ब्रह्म निवास आश्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। तो कार्यक्रम में कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय विधायक मदन कौशिक भी इसमें शामिल रहे। हमारे जो गद्दी परंपरा है, पूज्य भूरीवाला जो उनका 50वां निर्माण दिवस गुरु महाराज जी का है और ये गद्दी परंपरा सेवा की परंपरा है, त्याग की परंपरा है और सनातन संस्कृति के संभावक के नाते जन जन तक
पहुंचने की परंपरा है। इसके माध्यम से लगातार उनके जो किए हुए काम थे, सेवा के काम, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उन सभी को ये परंपरा आगे बढ़ा रही है। मैं आज इस 50वें महानिर्वाण दिवस पर गद्दी भूरीवाला पूज्य महाराज जी का उनको बहुत नमन करता हूँ और ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। इसके कारण से अनेक लोगों को जिनको सेवा की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज कश्यप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, 50वें निर्माण दिवस में वो शामिल हुए। क्या कुछ खास ये निर्माण दिवस का कार्यक्रम रहा? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर भूपतवाला स्थित ब्रह्म निवास आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, जहां पर 50वां निर्माण दिवस का जो कार्यक्रम था वो मनाया गया था। उसी कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी और कार्यक्रम में और भी प्रदेश के भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उसमें संघ में मौजूद थे, जो कि मुख्यमंत्री के संग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। और जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन था तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद किया गया था। जी, क्योंकि मनोज, बताया जा रहा है कि बड़ी गोपनीय तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वीआईपी श्रेणी में इसको रखा गया, इसके क्या कुछ कारण? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ में पूरा खेमा आज इस कार्यक्रम में पहुंचा है, क्योंकि नगर विधायक मदन कौशिक भी साथ में थे और एनसीपी विधायक जितेंद्र भी वहां पर थे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को भी साथ में लगाया गया था और सुरक्षा व्यवस्थाओं चाक चौबंद किया गया था कि किसी भी तरह की कोई कसर वहां सुरक्षा व्यवस्थाओं में ना रहे। और क्योंकि प्रोटोकॉल जो था, प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ चीजों को गोपनीय रखा गया था, तो उन्हीं चीजों के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस कार्यक्रम के लिए जो है तैनात किया गया था। सुरक्षा एजेंसी अभी जो है गुप्त तरीके से निगरानी पर लगातार लगी हुई थी और पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना था। मनोज, आपने कहा सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी, विशेष सतर्कता बरती गई थी, क्या व्यवस्थाएं की गई थी इस बार, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम और हरिद्वार में विशेष रूप से इसको आयोजित किया गया? जी, कार्यक्रम स्थल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का खेमा जिन मार्गों से होकर के जाने वाला था उन मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से भी नजर की जा रही थी, जो कि सीसीआर टावर में जहां पूरा कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से भी निगरानी वहां पर की जा रही थी। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गई। इस चीज को लेकर के एसएसपी हरिद्वार के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की गई थी। जी मनोज, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा या कोई ऐलान या फिर किस तरह का संबोधन उन्होंने वहां पर रखा? कार्यक्रम में पहुंचने के बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से एक बैठक जरूर की है, जिसमें जरूरी निर्देश दिए गए हैं और सभी एजेंसियों से भी समन्वय और राहत बचाव कार्य, क्योंकि भारी बरसात के कारण इस समय आपदा राहत कार्यों की विशेष जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जगह जगह आपदा राहत के जो कार्य हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन दिक्कत और परेशानियों से ना जूझना पड़े, इस चीज को लेकर के मंथन किया गया था और उसी में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यवस्था जहां जहां पर होनी है वहां पर सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जाए, कहीं पर भी कोई और कसर ना रहे। अब मनोज, मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे हैं, हरिद्वार में और कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का इसके अलावा? जी, कार्यक्रम के पश्चात तो वैसे भी बैठक ही हुई है और इसके अलावा फिर वापस देहरादून के लिए मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं, क्योंकि कार्यक्रम के पश्चात जिलाधिकारी के संग बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना हो गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार ये दौरा रहा। हरिद्वार दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50वें निर्माण दिवस में वो शामिल हो, इसी के साथ साथ वहां पर स्थानीय विधायक मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद रहे।
वहीं सावन के चौथे शुभ सोमवार के दिन पूरे उत्तराखंड में श्रद्धालु सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में जाके भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर सावन के चौथे सोमवार की शुभकामनाएं दी है और भगवान महादेव से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के लिए कामना भी की है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार या चौथा सोमवार है और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी साझा की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये कामना की है कि प्रदेशवासी सुख समृद्धि से रहे। और इसी के साथ साथ आज बता दें आपको, सावन के चौथे सोमवार के उपलक्ष्य में तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। तो वहीं मंगलौर से उपचुनाव लड़ चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने गांव-गांव जाकर धन्यवाद सभाएं शुरू कर दी है और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। रुड़की में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें 2027 में मौका दिया तो वे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। अगर पार्टी ने 2027 में मुझे टिकट दिया तो मैं फिर से पूरी मेहनत के साथ मैदान में उतरूंगा। शिव के चरणों में मस्तक झुकाता हूं और फिर वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में सावन के चौथे और आखिरी सोमवार के दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कनखल के दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही भगवान शिव जी को जलाभिषेक करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और हर हर महादेव के जयघोषों के साथ इस बीच भगवान शिव की पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव कनखल में वास करते हैं और आज के दिन कैलाश पर्वत पर लौटने से पहले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालु सावन के आखिरी सोमवार के शुभ दिन भगवान को जल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ आज चूंकि श्रावण का आखिरी सोमवार है और भगवान शिव जी ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि पूरे श्रावण मास को इसी यहाँ रह करके कनखल नगरी में रह करके सृष्टि का संचालन यहीं से करेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात यहाँ विराजमान है और इसी श्रद्धा और आस्था से सभी लोग यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और आपने देखा होगा सुबह 4 बजे भीषण बारिश के बावजूद भी यहाँ लाइन लगी है, लोग अपना जलाभिषेक करने आते हैं। धामी सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में सिंचाई विभाग ने भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एसडीओ भारत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया है कि अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों में अतिक्रमण को हटाया जाए, वरना विभाग की ओर से चालान के साथ साथ बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी। अतिक्रमण के संबंध में हमारी टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है। उसके माध्यम से जो शिकायतें मिलती हैं या अन्य माध्यमों से हमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। नोटिस दिए जा रहे हैं। 15 दिवस का समय नोटिस में दिया जा रहा है कि 15 दिवस के अंतर्गत अतिक्रमणकर्ता अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा की स्थिति में 15 दिवस के बाद उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, अब अतिक्रमण को लेकर सिंचाई विभाग ने भी नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिनों का अल्टीमेटम लोगों को दिया गया है, जो कि अगर वहां पर किसी भी तरह का अवैध तरह का कब्जा है और किसी तरीके के अतिक्रमण किया हुआ है तो उसको हटाना होगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में गंगा कैनाल के किनारे किनारे जो अतिक्रमण कुछ दुकानदारों के माध्यम से किया गया है, क्योंकि जो खोखे और ठेली और ढाबे टाइप की जो दुकानें लगाई गई हैं, इनको लेकर के अतिक्रमण की एक बड़ी श्रृंखला जो है सिंचाई विभाग की भूमि पर देखी जा रही है, जिसको लेकर के इस समय सिंचाई विभाग बिल्कुल मुखर हो चुका है और नोटिस जारी किए गए हैं। और नोटिस में 15 दिन का समय इन सभी दुकानदारों को दिया गया है और व्यापारियों को साथ ही हिदायत भी दी गई है कि अगर 15 दिन के अंदर ये अतिक्रमण यहाँ से ना हटाया गया तो इस अतिक्रमण को तोड़ने में
जो भी खर्च आएगा वो व्यापारियों को वहन करना पड़ेगा। इसके अलावा उन पर चालान की कार्यवाही भी की जाएगी, साथ ही उन पर न्यायालय के आदेश के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है। तो ये दिशा निर्देश भी नोटिस के साथ सभी छोटे व्यापारियों को दिया गया है। जो भी सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बैठे हैं तो ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर उनको नोटिस दिया गया है। जी मनोज, इसको लेकर कुछ जानकारी के ऐसे कितने अतिक्रमणकारी है जिनको ये नोटिस दिया गया है? अभी तक ऐसे 25 छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने सिंचाई विभाग की भूमि पर कोई खोखा रखा हुआ है या छोटे एक ढाबे बनाए हुए हैं। तो ऐसे लगभग 25 दुकानदारों को जो है ये नोटिस जारी किए गए हैं और उनको 15 दिन का समय विभाग की ओर से दिया गया है, क्योंकि एसडीओ हेडवर्क हरिद्वार भारत भूषण के द्वारा जानकारी दी गई है कि 25 ऐसे दुकानदारों को चिन्हित किया गया है जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं और 15 दिन का समय उनको दिया गया है। अगर 15 दिन के अवधि के भीतर यह अतिक्रमण नहीं हटता है तो उन पर कार्यवाही बिल्कुल होना निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं पौड़ी में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर कोटद्वार स्थित सिद्धबली बैरियर के पास एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक दुगड्डा से कोटद्वार की ओर जा रही एक कमर्शियल वाहन जैसे ही इस बीच सिद्धबली बैरियर के पास पहुंची तभी पहाड़ी से अचानक एक बड़ा पत्थर टूटकर सीधे सड़क पर गिर गया। यह पत्थर वाहन के अगले हिस्से पर गिरा जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वहां से बाहर निकाला, तो वहीं कोटद्वार के बेस अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहने का अनुमान है। संवाददाता मनीष डंगवाल ने मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक रोहित थपलियाल से मानसून को लेकर खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और अगले 2 दिनों में भी जो है उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मौसम वैज्ञानिक केंद्र के प्रभारी निदेशक रोहित थपलियाल जी। थपलियाल जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो अलर्ट आपने जारी किया गया था वो लगभग सही साबित हो रहा है और पूरे प्रदेश में जो है वो बारिश देखने को मिल रही है? जी, तो देखिए, जैसे अलर्ट बताया गया था तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है, जबकि कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिली है। आज की बात करें तो 4 तारीख और 5 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और 4 तारीख में चेतावनी की बात करें तो जो देहरादून, टिहरी और पौड़ी जनपद है या बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जो भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है और कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी इनमें मिल सकती है। तो जिसके लिए इनको जो है क्षेत्रों को रेड अलर्ट रखा गया है। और उसी तरीके से हरिद्वार है, नैनीताल, चंपावत जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जिसके लिए उनको जो है ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। और उसी तरीके से जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा, वहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश मिल सकती है, भारी बारिश मिल सकती है। तो देखेंगे आज और कल जो है मेन एक्टिविटी है। कल की बात करें तो कल भी जो देहरादून है, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे ऑरेंज जो है अलर्ट रखा गया है। और अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पिथौरागढ़, वहाँ पर भी कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो 2 दिन जो है एक्टिविटी रहने की जो है मानसून एक्टिव रहने की संभावना है। क्या आपको लगता है जो अभी तक मानसून रहा है वो उसमें इतनी बारिश देखने को नहीं मिल रही है जितनी पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है? तो लगता है कि अब पूरी तरीके से जो मानसून है वो पूरे प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए सक्रिय और उससे जो है काफी नुकसान को लेकर भी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि कई नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। जी देखिए, अभी तक जो मानसून रहा है, जून और जुलाई की बात करेंगे तो जो मानसून है वो नॉर्मल रहा है, लॉन्ग पीरियड एवरेज के आसपास ही रेनफॉल मिली है। और पिछले 24 घंटों में देखेंगे तो मानसून भी नॉर्मल रहा है, लेकिन अभी जो है आगे 1-2 दिन जो है एक्टिव रहने की संभावना है।
तो इसमें रेनफॉल बढ़ने की वजह से देख सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर, और या फिर नदी नालों में जो है जल स्तर का बढ़ना, ये सब जो है हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ जो दिक्कतें या परेशानी देखने को मिल सकती है। अपील आम लोगों से भी रहेगी क्योंकि चारधाम यात्रा भी है, लोग तब भी यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी करता रहता है, क्या कुछ अपील लोगों से रहेगी? देखिए, जो यात्रा कर रहे हैं या कम्यूट कर रहे हैं, तो जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरियाज़ हैं नदी नालों के, तो उनसे जो है सावधान रहने की आवश्यकता है, और अगर आवश्यक ना हो तो 1-2 दिन जो है यात्रा से बचने के लिए सलाह दी जाती है। हमसे बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक जो है रोहित थपलियाल जी हैं, प्रभारी निदेशक भी देहरादून मौसम वैज्ञानिक केंद्र के इस समय है, और उनका साफ तौर से कहना है कि आज और कल जो है वो पूरे प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन कई जनपदों में जो है वो भारी से भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई, और उन जिलों को जो है वो रेड अलर्ट में और ऑरेंज अलर्ट में जो है वो रखा गया। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। वहीं देहरादून में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और लोगों से अपील की है कि बारिश के समय घरों से ज्यादा बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और देहरादून समेत अन्य जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए 4 जनपदों में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। वहीं देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर सुबह तक जारी है। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश से सबसे अधिक स्थिति जो है उन इलाकों में खराब है जहां जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बरसात के कारण चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े वाहन आधे जलमग्न हो चुके हैं। अधिकारी जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं, तो वे मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंटे में जनपद हरिद्वार में अलग अलग क्षेत्र में 20 मिलीमीटर से लेकर 70 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वह देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी भारी बारिश के चलते उफान पर है। पुलिस ने इस बीच टपकेश्वर मंदिर के साथ आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। कल रात से शुरू हुई तेज बारिश के बाद तमसा नदी का पानी मंदिर के हॉल तक पहुंच गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद मंदिर की सीढ़ियां भी झरने में तब्दील हो गई है, जिसके बाद मंदिर में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को मंदिर के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आज जो है प्रातः काल से ही भीषण बारिश देहरादून में हो रही है, जिसके कारण आज तमसा नदी ने भी काफी अपना रूप बढ़ाया है। अभी हालांकि जितनी ये नदी आती है उससे तो पानी कम है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार पानी बढ़ रहा है और संभावना है कि दिन तक शाम तक ये बहुत जो है बड़े रूप में नदी अपना विकराल रूप धारण करेगी। और हम सभी यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो विशेषकर वैष्णो माता मंदिर में आते हैं, उन्हें हम नदी में ना उतरने का हम आग्रह कर रहे हैं। और उसके अलावा जो टपकेश्वर मंदिर में भी जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि नदियों में ना उतरें। हरिद्वार में देर रात से बारिश लगातार जारी है। देर रात से शुरू हुई तेज बारिश ने आमजन की परेशानी और बढ़ा दी है। हरिद्वार में देर रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी भारी बारिश रहने का अनुमान जताया है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। वहीं कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने के मुख्य मार्ग की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। खराब मौसम और बारिश के चलते यहां पहाड़ों से लगातार मलबा और पत्थर नीचे गिर रहे हैं। पहाड़ से गिरते इन पत्थरों की वजह से कुछ देर के लिए राहगीरों की सांसें थम गई है।
वहीं लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मशीनें रास्ते को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते ऊपर से गिरते मलबे और बड़े पत्थरों की वजह से रास्ता खोलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रास्ता पूरी तरीके से बंद है। वहीं देहरादून के प्रेमनगर ठाकुरपुर क्षेत्र में नदी के तेज बहाव में अचानक 3 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक राजभर सिंह राणा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तीनों लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी के तेज बहाव में चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एसडीआरएफ की टीम ने नदी के बीच फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।